गुड आफ्टरनून। इट्स बंटू गुप्ता। मेरा नाम बंटू गुप्ता है। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ओके, तो गाइस आज हम थोड़ा कुछ लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये इनिशिएट किया है हमने आज। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक्चुअल मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते थे आज से पहले, तो आज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है। तो एक्चुअल में मैं आप लोगों के लिए 10th 11th और 12th इन क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कोर्स लेके आऊँगा, कंप्लीट कोर्स, जो हमारे स्पेशल सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए फोकस करेंगे। तो आज जो हमारा पहला वीडियो बनेगा वो 10th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर से वही, अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ अपना दोस्त समझकर माफ़ कीजिए। कुछ कमी हो तो थोड़ा सा हमें बताइए ताकि मैं उसमें थोड़ा सुधार कर सकूं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, बाकी मेहनत करेंगे और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा, क्यों दोस्तों। तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आपने काफ़ी सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सुना भी क्या होगा, आपके चारों तरफ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं कर सकते। आज के टाइम पर अगर इलेक्ट्रिसिटी कुछ पल के लिए दूर भी हो जाती है, नहीं भी आती है, तो हमारे लगभग ऐसा लगता है जैसे लाइफ ही रुक गई हो। तो आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये एनर्जी सोर्स है हमारे लिए। आज के टाइम पर कुछ भी चीज़ चलानी हो तो इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड आता है तब हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने पर मजबूर करती है, किस चीज़ की बनी हुई होती है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, और इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है इनको, कौन कौन से फैक्टर इनको कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कितनी वोल्टेज पे रिक्वायरमेंट से हमें ऑपरेट करने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस रहेगा कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर। जैसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज के ऊपर ही फोकस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारा मेन जो फोकस होगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं नोट करा देता हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट विद एप्लीकेशन। तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी ज़रूर पूरी की जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई डाउट आए तो 8397 047 104 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे कोई भी डाउट हो हमें मैसेज कर दीजिए, आपका जो भी क्वेरी होगा जल्द से जल्द रिमूव कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली चार्ज से क्या मतलब है तो ये देखना है हमें। तो चार्ज जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, भाई हमने कॉम्ब लिया, कुछ पेपर स्ट्रा है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं, मान लो ये कोई कॉम्ब है हमारे पास, ठीक है ये देख लेना भाई नॉर्मल सा। और ये कुछ पेपर है हमारे पास, पेपर के पार्टिकल पड़े हुए हैं।
अगर मैं नॉर्मली ऐसा करूं तो कॉम्ब को पेपर के पास ले जाने से कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन हमें इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर अब इस कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करा दिया जाए, ठीक है, मैं अगर इसको कॉम्ब को ड्राई हेयर्स में रब करा दूं तो ये पेपर जो स्ट्रा है, छोटे पार्टिकल कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसका मतलब कुछ हुआ जिस वजह से ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बीच में इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब जिसकी वजह से ये फोर्स इन्फ्लुएंस हुआ है, अट्रैक्शन हुई है, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो यानी मैं चार्ज के अगर बारे में लिखूं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फिजिकल property of a substance which causes it to exert as well as experience a force when placed near some other substance। ठीक है दोस्तों, यानी चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, वो फोर्स कोई भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी या रिपल्शन भी, किसी भी काइंड का फोर्स हो सकता है वो। तो बेसिकली अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो पहले तो यही चीज़ आती है कि भाई चार्ज कहाँ से आता है, क्या चीज़ है ये। तो बेसिकली मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ एटम्स के बारे में। इनिशियली कोई भी एटम है, जैसे हमारा ये कोई एक एटम है, ये एक न्यूट्रल है। एटम आपको पता है किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन आजकल अब ये थ्योरी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि एटम के भी छोटे पार्टिकल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके भी आगे क्वार्क्स आ गया, एंटी क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, वो भी और छोटे पार्टिकल आते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी पे फोकस करेंगे फिलहाल के लिए। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे आपके पास अगर कोई चेयर है या आपके मोबाइल्स के पार्ट हैं, तो अगर इनिशियली वो अभी स्टेट में देखा जाए तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसके ऊपर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की अमाउंट सेम होती है। यानी एटम्स बना होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। इन तीन चीज़ों से मिलकर एटम बना होता है। तो एटम का सबसे पहले अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ये आउटर ऑर्बिट है आपके, तो इनके अंदर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स के साथ में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नॉर्मली इतना ही रखते हैं। तो न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। जैसे कि मैं आपके लिए एक फिगर डायग्राम बना के देखता हूँ। ये कोई भी एक मैटर है, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसमें प्रोटॉन की संख्या है 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। मान लो ये कॉम्ब का ही एग्जांपल ले लिया हमने, कॉम्ब है। जब आपने कॉम्ब को किसी से रब कराया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है जो बहुत ही हाई एनर्जी बाउंडेड फोर्स के साथ में लगा रहता है न्यूट्रॉन के साथ, जो फोर्स उसको अलग नहीं होने देता। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी इजिली नहीं अवेलेबल होती है। तो चार्ज क्रिएशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दूं, मैंने किसी चीज़ से रब कराया, इलेक्ट्रॉन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो प्रोटॉन तो थे इसमें 10, अभी भी 10 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन घटकर 8 हो गए। अब इसके ऊपर प्रोटॉन का आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनिशियली पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर रहे थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आ गई। यानी अगर आपका ये जो कॉम्ब था, अब इसके ऊपर 10 पॉजिटिव चार्ज है और 8 नेगेटिव चार्ज है। यानी रिजल्टेंट क्या है इसके ऊपर?
टू पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज क्रिएट हुआ है, तो चार्ज क्रिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चार्ज बनता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से नहीं होता। अगर डेफिशिएंसी किसी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एफिशिएंसी मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन की बजाय एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली चार्ज की क्रिएशंस की ये वजह होती है। कोई प्रोटॉन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन्स के ट्रांसफ़र नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफ़र से ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप लोगों के सामने अब कुछ पॉइंट्स रखता हूँ चार्ज के लिए। आप इनको अपनी एक टेबल बनाकर बुक में नोट कर लीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बोला जाएगा इस ऑब्जेक्ट को से रब कराया तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कुछ टेबल में आपको नोट करा देता हूँ। जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कराओगे तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। सेकंड, कैट स्किन, कैट स्किन को इबोनाइट रोड के साथ, इबोनाइट रोड के साथ रब कराओगे तो कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 3, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ को एम्बर रोड के साथ, एम्बर रोड के साथ रब कराओगे तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड होगा, एम्बर पे नेगेटिव चार्ज। फोर्थ, वुलन कॉट, वुलन कॉट, इसको अगर प्लास्टिक रोड के साथ, प्लास्टिक रोड या सीट ले लो, प्लास्टिक सीट लिख लेते हैं हम, प्लास्टिक सीट से रब कराओगे तो वुलन कोट पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, प्लास्टिक सीट पे नेगेटिव चार्ज। लास्ट पॉइंट, वुलन कारपेट, वुलन कारपेट, इस पे अगर हम रबर शूज का, रबर शूज को रब कराएंगे तो रबर शूज पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, वुलन कारपेट पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, चार्ज का चार्ज क्रिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है प्रोटॉन की बजाय। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वहां पे प्रोटॉन की अमाउंट ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स होते हैं। ओके बच्चों, तो आप, मैं ये नॉर्मली जो टेबल बनाई है आपको ये नोट करनी चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कोई भी पूछ सकता है कि वुलन क्लॉथ का एम्बर रोड के साथ रब कराओगे या एम्बर रोड का वुलन क्लॉथ के साथ रब कराओगे तो वुलन क्लॉथ पे कैसा चार्ज एक्वायर होगा, एम्बर रोड पे कैसा चार्ज एक्वायर होगा। तो आप इनको नोट कर लीजिए। और इनिशियली अगर हम बात करें तो ये भी कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ही होता है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्ज क्रिएट होना, तो ये चार्ज क्रिएट होने की वजह यही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी अगर आप यहाँ पे जो यूनिट बनाते हो तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड उसी यूनिट से जानी जाएगी। जैसे वेट को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, तो आप किसी भी देश में चले जाए, किसी भी कंट्री में, किसी भी कोने में चले जाए इस वर्ल्ड के, तो वो वजन किलोग्राम में ही मेजर किया जाएगा। तो ऐसी एक यूनिट जो स्पेसिफाइड होती है हर जगह पे, उसी से ही नोटिशन दिया जाता है, उसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, COULOMB, कूलम। ये हमारे एक साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में दी गई है जिनका नाम है चार्ल्स अगस्तियन दी कूलम। इनके रेस्पेक्ट में इनका जो सरनेम है उसके हिसाब से चार्ज की ये यूनिट दी गई है कूलम। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं बेटा।
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक कूलम चार्ज किसके बराबर होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तब जाकर आपका एक कूलम चार्ज होता है। और ये एक कूलम बहुत बहुत अमाउंट में होता है। इसको बनाने के लिए मैक्सिमम आपके 12th के लिए मैं आपको कराऊंगा तो लगभग 365 ईयर्स तक इतना टाइम लग सकता है इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो ये ह्यूज अमाउंट में होता है। तो ये था आपका चार्ज। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, मैं काफ़ी नर्वस भी हो रहा हूँ, काफ़ी थोड़ी सी एजिटेशन भी हो रही है। दूसरा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लॉकडाउन की वजह से। तो अगर जैसे लॉकडाउन कुछ खुल जाता है तो हम अच्छे से एक पेन टाइप वगैरह लेके बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ा और आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल कर आप लोगों की हेल्प भी कर सकूँ और आप लोगों के डाउट हो तो क्लियर कर सकूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप